इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स नाम से है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं वो सभी इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द एग्जेजरेशन ऑफ द नॉर्मल डोर्सल कर्व ऑफ द स्पाइन रिजल्टिंग डिप्रेस्ड चेस्ट। आपकी जो चेस्ट है वो कहाँ पर पीछे की तरफ आ जाती है, क्या हो जाती है, वो डिप्रेस हो जाती है। चेस्ट आपकी अंदर की तरफ आ जाएगी और नॉर्मल जो डोर्सल कर्व होता है वो थोड़ा सा एग्जेजरेट हो जाता है। का मतलब है कि आपकी जो स्पाइन है ऊपर की, ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगी। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपकी रहती है काइफोसिस। काइफोसिस में आपकी जो थोरेसिक हड्डियां हैं, थोरेसिक बोन है जो स्पाइनल कॉर्ड की, उनके बीच में एक जो कर्व नॉर्मल हमें देखने को मिलता है उससे ज़्यादा कर्व जब हो जाता है उसको हम काइफोसिस। नेक्स्ट है, इन डैश देयर इज वाइड गैप बिटवीन नीज। आपके जो नीज हैं उनके बीच में जब गैप बढ़ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका रहता है वो लेग। आपके जो पैर हैं वो डायरेक्ट इस तरीके से होते हैं, दोनों पैर हैं ये इस तरीके से, यहाँ पर नहीं है। इनके बीच में अगर गैप ज़्यादा है, गैप अगर ज़्यादा हो गया तो वो बो लेग्स हो जाते हैं। और ये जब आपस में टच हो जाएंगे, दोनों घुटने आपस में जब टच होते हैं उसको हम नॉक नीज बोलते हैं। इन दोनों में यही मेन फर्क है। स्कोलियोसिस इज पोस्टुरल डिफॉर्मिटी वेयर द पर्सन बॉडी पोजीशन बिकम। स्कोलियोसिस के अंदर आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो किस तरीके से हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस साइड डेविएट हो जाएगी स्कोलियोसिस के अंदर। में आपकी लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। लेटरल अगर आपको नाम के बारे में जानना हो, लेटरल का मतलब होता है साइडवर्ड। स्कोलियोसिस में क्या होता है, साइडवर्ड डेविएशन हमें देखने को मिलता है। ये गर्दन है और इस तरीके से ये मान लीजिए दोनों हाथ हैं। यहाँ पे जो शोल्डर है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, या तो राइट या फिर लेफ्ट, दोनों में से कोई शोल्डर एक ऊपर की साइड में हो जाएगा, एक थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये जो अलाइनमेंट है वो हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। काइफोसिस में आपकी जो थोरेसिक की बोन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो पीछे की तरफ चली जाती हैं, तो लेटरल कर्वेचर आपका बन जाता है। लेटरल का मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मान लीजिए इस तरीके से है, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो आपकी जो स्पाइन का स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपका एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे चला जाता है, ये होता है स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। चार ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि स्पाइनल कर्वेचर की जो डिफॉर्मिटी होती है इन चार ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है। तो काइफोसिस भी होती है, स्कोलियोसिस भी होती है, लॉर्डोसिस भी होती है, लेकिन फ्लैट फुट नहीं होती। फ्लैट फुट क्या है, पाँव की है। बाकी सारी कहाँ की है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कर्वेचर डिफॉर्मिटी हम इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, ए कंडीशन इन विच द स्पाइन कर्व्स टू द लेफ्ट और राइट इज रेफर्ड टू एज। इसमें भी हमने देखा है, इसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। आपकी जो स्पाइनल कर्व है वो या तो वो लेफ्ट की साइड में चली जाएगी या फिर राइट की साइड में। लेफ्ट या राइट में से आपका जो स्पाइन का कर्व है वो किसी भी साइड अगर बनता है या फिर उसका कर्व बढ़ जाएगा तो हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, धनुरासन एंड भुजंगासन इज बेस्ट करेक्टिव मेजर्स। धनुरासन और भुजंगासन है वो दोनों कौन सा जो डिफॉर्मिटी है उसको ठीक करने के लिए हमारे यूजफुल होते हैं। यहाँ पर दे रखा है करेक्टिव मेजर्स, वो आपकी काइफोसिस को ठीक करने के लिए रहेंगे, क्योंकि धनुरासन और भुजंगासन में आपकी जो स्पाइन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है और आपका जो काइफोसिस की स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगी, ऑपोजिट साइड में जब स्ट्रेच होगी तो काइफोसिस में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तानासन एंड सिटअप्स आर बेस्ट सूटेड एक्सरसाइज फॉर विच डिफॉर्मिटी। पश्चिमोत्तानासन और सिटअप्स के बारे में पूछ रखा है कि कौन सी डिफॉर्मिटी के लिए सबसे बेस्ट होती हैं, तो ये आपकी लॉर्डोसिस के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। लॉर्डोसिस में क्या होता है, आपकी जो स्पाइन है वो देखिए ये नॉर्मल स्पाइन है और ये आगे की तरफ चली जाती है। जिन लोगों के पेट थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है उनको ये लॉर्डोसिस की समस्या देखने को मिलती है। आपकी जो स्पाइन है के बीच में खड्डा हो जाता है, क्योंकि पेट आगे निकल गया तो आपकी स्पाइन अब आगे की तरफ चली जाएगी। अब ये जो आपकी बैक है, कमर है, यहाँ पे खड्डा हो जाएगा, तो होलो बैक भी बोलते हैं। अब इसके ऑपोजिट में आसन सिटअप्स और
पश्चिमोत्तानासन में आप क्या करते हो, आपकी जो स्पाइनल है वो डायरेक्ट रहेगी और आगे की तरफ आप स्ट्रेच होते हो। ये डिफॉर्मिटी आपको होलो बैक या फिर लॉर्डोसिस के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर वुमेन्स ओलंपिक्स मेडल बाय एन इंडियन वाज रिसीव्ड बाय। ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की फर्स्ट वुमेन के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहला मेडल वो इंडिया के लिए लेकर आई थी। गीता फोगाट नहीं लेकर आई, मैरी कॉम का भी फर्स्ट मेडल के अंदर नाम नहीं है, साक्षी मलिक का भी नाम नहीं है, कर्णम मल्लेश्वरी का 2000 जो सिडनी ओलंपिक्स थे उनके अंदर क्या लेकर आई थी, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी वेट लिफ्टिंग के अंदर। इनका जो गेम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन आर, तो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो कॉमन डिफॉर्मिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो काइफोसिस भी है, स्कोलियोसिस भी है और लॉर्डोसिस भी है। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिकेट्स इज ऑल्सो नोन एज, रिकेट्स को कौन से दूसरे नाम से भी हम जानते हैं? तो रिकेट्स को आप बो लेग्स भी बोल सकते हो या फिर रिकेट्स की वजह से बो लेग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिकेट्स में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बो लेग्स में मैंने आपको बताया भी था, आपके जो पाँव हैं नीचे वो इस तरीके से हो जाएंगे, वो मतलब धनुष, धनुष जैसी आपकी टांगें हो जाती हैं। नेक्स्ट है, वॉकिंग बेयर फुट ऑन सैंड और रफ ग्राउंड हेल्प्स टू करेक्ट। वॉकिंग बेयर फुट मतलब आप नंगे पाँव मिट्टी पर दौड़ते हो या फिर रफ ग्राउंड पर दौड़ते हो, तो ये आपकी कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करते हैं? ये आपके करेंगे फ्लैट फिट के। फ्लैट फिट में क्या होता है, आपका जो पाँव है वो इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, लेकिन पाँव के जो कर्व है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए, ये सही कर्व है। और फ्लैट फिट में आपका ये कर्व है ये फ्लैट हो जाएगा, कोई भी कर्व देखने को नहीं मिलेगा। में आप जब मिट्टी पर नंगे पाँव चलते हो या फिर रफ ग्राउंड पर चलते हो तो आपको हेल्प करता है फ्लैट फिट की जो डिफॉर्मिटी है उसको ठीक करने के लिए, और धीरे धीरे ये डिफॉर्मिटी आपकी ठीक होती भी चली जाती है। इंप्रूवमेंट के चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपको थोड़ी इसमें हेल्प मिलती है। हॉर्स राइडिंग एंड ऑयल मसाजिंग ऑफ नीज टुवर्ड्स आउटर साइड आर रिक्वायर्ड टू क्योर। हॉर्स राइडिंग की हम बात करते हैं, हॉर्स राइडिंग में आपकी जो कौन सी डिफॉर्मिटी है, या फिर ऑयल मसाज करते हैं नीज की टुवर्ड्स आउटर साइड, बाहर की साइड में जब हम मसाज करते हैं, या फिर आपके जो नीज हैं उनको हम बाहर की साइड में स्ट्रेच करते हैं, तो कौन सी डिफॉर्मिटी इससे आपकी ठीक होती है? ये आपकी नॉक नीज ठीक होती हैं। नीज मतलब आपके घुटने हैं, कई बार घुटने आप सीधे खड़े होते हो तो कुछ लोगों के घुटने इस तरीके से टच हो जाते हैं एक दूसरे के, तरीके से उनके घुटने रहते हैं, तो इसके लिए हॉर्स राइडिंग सबसे बेस्ट होता है। और ऑयल मसाज करते हैं, ऑयल मसाज करते करते हम आउटर साइड में मसाज करते हैं ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाए। नॉक लॉक से ही लिया गया है, इससे आप इसको समझ सकते हो। आपके जब नीज लॉक हो जाते हैं उसको हम नॉक नीज बोलेंगे। इसके बाद देखिए, नो आर्क इन द फुट इज कॉल्ड, आपकी जो फुट है, आपका जो पाँव है उसके अंदर कोई भी आर्क नहीं है, जैसे कि ऐसा कोई भी आर्क आपको अगर नहीं मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हमने देखा है, तो फ्लैट फुट बोलेंगे। फ्लैट फुट मतलब कोई भी आर्क नहीं है, सीधा आपका पाँव है, तो फ्लैट फुट कहा जाता है। नेक्स्ट है, रोप स्कीपिंग वॉक ऑन हिल्स इज सुटेबल एक्सरसाइज फॉर। इसकी बात हो रही रोप स्कीपिंग मतलब आप रस्सी कूदते हो, तो रस्सी जब आप कूदोगे तो आपके पंजों पे आप कूदते हो, टोज पे आप जंप करते हो। और वॉक ऑन हिल्स जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हो, कोई भी माउंटेन पर चढ़ते हो, उसमें भी आपके टोज हेल्प करते हैं। तो ये जो टोज की एक्सरसाइज है वो आपकी कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए सही रहता है? ये आपकी फ्लैट फुट के लिए सही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टोज पे प्रेशर पड़ेगा और ये आर्क है वो धीरे धीरे बन सकता है, इसलिए ये एक्सरसाइज आपकी हेल्पफुल होती है फ्लैट फुट के अंदर। विच डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड राउंड अपर बैक, जो आपकी अपर की बैक है, थोरेसिक की जो मसल्स हैं वो राउंड शेप की हो जाएंगी, ये हमने देखा भी था, इस तरीके से शेप हो जाती है। तो ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम काइफोसिस बोलते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, तो राउंड अपर बैक बोला जाता है। नेक्स्ट है, मेनार्क इज रिलेटेड टू, मेनार्क क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेनार्क हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, वुमेन में या फिर गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो जब स्टार्ट हो जाता है उसको हम मेनार्क कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है।
स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद, स्कोलियोसिस की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमने देखा है ये आपकी स्पाइन से रिलेटेड है, आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। स्कोलियोसिस में आपके जो शोल्डर्स हैं उनका डेविएशन या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। आपके शोल्डर्स सीधे नहीं रहते। आपकी जो नेक है, नेक के या तो वो नीचे की साइड में चले जाएगा एक शोल्डर, तो दूसरा ऊपर की साइड में चला जाएगा। इसको हम स्कोलियोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है काइफोसिस इज ए डिफॉर्मिटी फाउंड इन, ये हमने देख लिया, इसको हमने समझा भी था। काइफोसिस आपके जो थोरेसिक रीजन होता है, देखिए आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, सबसे पहली जो हड्डियां होती हैं वो 7 हड्डियां होती हैं सर्वाइकल की। उसके बाद में थोरेसिक की आपको 12 हड्डियां मिलती हैं, 12 बोन्स मिलती हैं। उसके बाद में लंबर या फिर जो कमर का एरिया है, आपके जो लंबर का एरिया है उसके अंदर आपको 5 हड्डियां मिलेंगी। फिर सैक्रल और लास्ट में कॉक्सिक्स। सैक्रल में 1 होती है और कॉक्सिक्स में 1 होती है। ये एडल्ट की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से टोटल 26 बोन्स होती हैं आपकी कमर की एरिया के अंदर। अब ये जो हाइफोसिस है ये आपके जो थोरेसिक एरिया है इसके अंदर होता है। ये इनका सीक्वेंस भी है। आपकी जो कमर की हड्डियां या फिर स्पाइनल कॉर्ड है इसका ये सीक्वेंस है। तो थोरेसिक का जो रीजन है उसके अंदर ये डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्वे बैक इज ऑल्सो नोन एज, तो इसके बारे में हमने देखा भी है कि स्वे बैक किसको बोलते हैं। देखिए आपकी जो कमर है वो आगे की तरफ चली जाएगी तो हम स्वे बैक बोलते हैं। ये आपका हो गया लॉर्डोसिस, तो स्वे बैक भी बोलते हैं। और हमने देखा है इसको होलो बैक भी बोलते हैं। होलो मतलब आपकी बैक में कोई होलो शेप हो गई है, खाली जगह हो गई है, उसको स्वे बैक बोलेंगे, लॉर्डोसिस बोलेंगे और होलो बैक बोलेंगे। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कंस्ट्रेंट फॉर वुमेन विच रेस्ट्रिक्ट देयर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्सेप्ट। देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 में से एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो वुमेन्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से रोकता है। रोकने का मतलब है उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक होता है, उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपका हो जाएगा ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स कभी भी स्पोर्ट्स में वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं रोकते। आपके साइकोलॉजिकल कंस्टेंट हो सकते हैं, सोशल कंस्टेंट हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिकल कंस्टेंट हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, वुमेन्स देखती हैं कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छा नहीं खेल सकती, वो साइकोलॉजिकली सोचते हैं। सोशली वो देखते हैं कि कोई क्या बोलेगा कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा इसके बारे में सोच लेती हैं। आसपास के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, इनके बारे में वो सोचती हैं। इकोनॉमिकल भी हो सकता है, कई बार बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो महंगे आते हैं, वुमेन्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन ईटिंग हैबिट्स कभी भी ये पार्टिसिपेशन के अंदर वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है फीमेल एथलीट ट्रायड इज सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाई। देखिए फीमेल एथलीट में एक ट्रायड होता है। ट्रायड मतलब 3 टाइप के सिंड्रोम होते हैं। तीनों टाइप के सिंड्रोम आपके ऑप्शंस में से दे रखे हैं। एक तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। एमनोरिया में मेंस्ट्रुअल जो आपकी साइकिल है उनमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और तीसरा होता है ईटिंग डिसऑर्डर, वो खाना सही से नहीं खाती, ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ये फीमेल एथलीट ट्रायड, इन तीनों के बारे में ही चैप्टर 2 की डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। इसका लिंक आपको यूट्यूब के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला ही लिंक आपको ओपन करना है, उसमें डिटेल में इन तीनों के बारे में और चैप्टर 2 को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद में अगर इन एमसीक्यूज को आप सोल्व करते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्ड ईटिंग इंक्लूड्स। डिसऑर्डर्ड ईटिंग का मतलब है आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो और आपका कोई ऑर्डर नहीं होता। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्यूलिमिया नर्वोसा दोनों ही शामिल होते हैं। इनकी डिटेल और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आपको चैप्टर 2 के वीडियो में मिल जाएगी। इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉमन अमंग वुमेन एथलीट्स, इट इज कॉल्ड। जो वुमेन एथलीट्स होते हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है, कई बार टाइम से नहीं आती। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन या फिर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ये डिसफंक्शन या फिर डाइफंक्शन हो जाता है मेंस्ट्रुअल का, ये सिंपल सा नाम है। मेंस्ट्रुअल मतलब उनकी जो साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, टाइम पर नहीं आती, डिले हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। स्पोर्ट्स के अंदर वुमेन जो एथलीट्स हैं वो
ऐसा फेस करती हैं। नेक्स्ट है एमनोरिया इज ए कंडीशन ऑफ। एमनोरिया के बारे में हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया। एमनोरिया क्या होती है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनकी एब्सेंस हो जाती है, तो जो साइकिल है वो नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे? एमेनोरिया। नेक्स्ट है ए हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड। तो हेल्दी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है वुमेन के अंदर, वो क्या होता है? तो ये होता है आपका मेनार्क। ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड। प्यूबर्टी के अंदर जब गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आती, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमनोरिया। देखिए यहाँ पर हमने देखा प्राइमरी एमनोरिया और नॉर्मल। अगर हम एमनोरिया की बात करें उसके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आते, लेकिन पहली बार नहीं आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। इन विच ईटिंग डिसऑर्डर ए पर्सन बिंज एंड परजेज। देखिए कौन सा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर आदमी क्या करता है? बहुत ज्यादा खाता है और अपने आप को क्लियर करता है। क्लियर करने का मतलब साफ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा उसी को हम बोलते हैं। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या करता रहता है? वो रेगुलर खाता रहता है और पेट साफ उसका होता रहता है, तो बुलिमिया नर्वोसा बोला जाता है। इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया डज एन इंडिविजुअल लूज वेट बाय टेकिंग लेक्सेटिव्स एंड ड्यूरेटिक्स। देखिए 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि लेक्सेटिव और ड्यूरेटिक्स का मतलब है अपना जो बॉडी का फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है, प्यूरिफाई करता है, और ये एनोरेक्सिया की एक टाइप है। उसको हम क्या बोलेंगे अपना वेट कम करने के लिए? तो हम बोलते हैं पर्जिंग या फिर प्यूरिफाइंग टाइप। यहाँ पे देखिए पर्ज दे रखा है। पर्ज का मतलब होता है आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हो। वेट लूज करने के लिए बहुत सारे एथलीट्स इसका यूज करते हैं। ऐसे सब्सटेंस ले लेते हैं जिससे कि उनकी जो बॉडी के अंदर वाटर होता है वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनका वेट अब कम होगा। क्योंकि आपकी बॉडी पानी की बनी है, लगभग 70% आपकी बॉडी में पानी होता है। तो वाटर अगर बॉडी से निकल जाएगा तो आपका जो वेट है वो लूज हो जाएगा। वो प्यूरिफाइंग टाइप होती है और इसको हम एनोरेक्सिया की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज। आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं क्योंकि आपके जो बोन की डेंसिटी है वो लॉस हो जाता है। उसके अंदर आपके जो बोन्स है उसके अंदर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, लेकिन जब ये छेद बड़े होने शुरू हो जाएंगे आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी और आपकी जो बोन की फॉर्मेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। इम्प्रॉपर तो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि आपकी जो हड्डी वो सीधी है वो अब धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत नहीं बची है। उसके अंदर जो छेद थे वो बड़े हो गए हैं। इसको आप ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हो। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस का मतलब उसके अंदर छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइको मीराबाई चानू इज एन इंडियन वेट लिफ्टर। मीराबाई चानू इंडिया की वेट लिफ्टर हैं। विच मेडल डिड सी वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने कौन सा मेडल जीता? उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और वेट लिफ्टिंग के अंदर इससे पहले जो मेडल जीता था वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के अंदर, और इसके ठीक 20 साल बाद जीता मीराबाई चानू ने। अब की बार 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स था में ये 4th पोजीशन पे रही, नहीं तो इसके अंदर भी इनका मेडल आ सकता। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये नीज हैं और ये आपस में टच हो रही हैं, तो हमने देखा था जब नीज आपस में टच होती हैं तो ऐसे जो डिफॉर्मिटी है उसको क्या बोलेंगे? नॉक नीज बोलते हैं। नॉक नीज मतलब आपकी जो नीज हैं वो लॉक हो चुकी हैं, या फिर इनको हम नॉक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर आर। आपके जो करेक्ट पोस्चर है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो उसके तो सारे एडवांटेज हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बढ़ता है, आपके अंदर एनर्जी रहती है क्योंकि आपका पोस्चर अगर सही रहेगा बॉडी को आपको बैठने और खड़े होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। इसके लिए ये हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन? वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने देख तो लिया। ये क्या होती है? बोन की एक प्रॉब्लम होती है, और ये वुमेन में होने का कारण क्या है?
उसका कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, क्योंकि हड्डियां हमारी कैल्शियम से बनी होती हैं। विटामिन डी से भी हमारी हड्डियों का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इन दोनों की कमी होने की वजह से वुमेन्स के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स इज नोन एज, 4 ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि लेग्स की डिफॉर्मिटी कौन सी है। स्कोलियोसिस भी स्पाइन की है, लॉर्डोसिस और काइफोसिस ये तीनों ही स्पाइन की डिफॉर्मिटी हैं। नोकनीज आपकी मिलेगी लेग की डिफॉर्मिटी। एक तो नोकनी है, दूसरा क्या है, बो लेग है। ये दोनों लेग की हैं। और अगर फुट की बात करें तो आपका कौन सा है, फ्लैट फिट, ये फुट की। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक या फिर शोल्डर्स। क्या आपको मिलेगी, लोअर बैक की प्रॉब्लम। हमने देखा भी था, अगर यहाँ पर काइफोसिस होता, काइफोसिस आपकी अपर बैक की होती, लोअर बैक में आपको लॉर्डोसिस, क्योंकि ये कमर की प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपकी जो कमर है वो आगे की तरफ चली जाती है। इसको हम होलो बैक भी बोलते हैं, स्वे बैक भी बोलते हैं। फर्स्ट के जो हमने एमसीक्यूज हैं उसमें देखा भी है। नेक्स्ट है कोर्स इज ए इम्पोर्टेंट टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एज इफ डेवलप्स द फॉलोइंग। कोर्स क्या है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है वुमेन को सोशल एम्पावरमेंट देने के लिए। इसका मतलब है वुमेन अपने आप को थोड़ा सा एम्पावर फील करें, उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। उसके लिए कोर्स कैसे हेल्प करता है, 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वुमेन्स के अंदर क्या डेवलप होता है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करती हैं। कई बार उनको कैप्टनशिप करने का मौका मिलता है और टीम को वो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जिनमें वो जिताती हैं, या फिर इंडिविजुअल कहीं पर भी अगर इवेंट है वो मैच जीतेंगी और उनकी तारीफ होगी। इससे भी क्या होता है, मेंस के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन नॉन एज, मेंस्ट्रुएशन जो फ्रीक्वेंटली आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पॉलीमेनोर्गिया। इसका मतलब है मेंस्ट्रुएशन का जो टाइमिंग है, जो साइकिल है, उससे ज़्यादा आ जाएगा। कई बार 7 दिन में आ जाता है, 10 दिन में अगर कंटिन्यू वो आधा चला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमेनोर्गिया। बार बार जो आएगा उसको हम पॉली बोलेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड। आपका जो ब्लड है उसके अंदर आरबीसी की अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था। एनीमिया के अंदर हम क्या देखते हैं, आपको जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन की डेफिशिएंसी। क्या होगा, एनीमिया जो डिजीज है वो हो जाएगी। इन विच स्टेज ऑफ एज डिलेड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड। कौन सी एज है हमारी जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, आपकी जो प्यूबर्टी है वो डिले हो जाती है, या फिर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो गर्ल्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये हमें एडोलसेंस में देखने को मिलता है। एडल्ट जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनके अंदर प्यूबर्टी अगर डिले हो जाएगी तो हम क्या देखते हैं, उस एज को या फिर उस स्टेज ऑफ एज को हम एडोलसेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, उन लिस्ट में से आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें मिलाना है। सबसे पहले देखिए जेनुवेरम और जेनुवेलगम, ये आपके लिए नए टर्म्स हो सकते हैं। फेस प्लेनस और स्वेबैक। स्वेबैक को तो हमने देख लिया, स्वेबैक को जिसको हमने देखा है, स्वेबैक का मतलब हमने देखा था लॉर्डोसिस। एक तो क्लियर हो गया, मतलब डी के अंदर 2 आएगा, डी के अंदर 2 यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से ये हमारा सही हो गया। जेनुवेरम, जेनुवेरम का हो गया ओलेग, और जेनुवेलगम का क्या हो गया, नॉकनीज। फेस प्लेनस का क्या हो गया, फ्लैट फीट। देखते हैं यही आंसर है क्या, ये देखिए ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। लिस्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब देख लीजिए जेनुवेरम, वेरम आपको बोलेक्स के नाम में मिलेगा, वेरम, और आपको नॉकनीज में मिलेगा वेलगम। फ्लैट फुट को हम और दूसरे किस नाम से जानेंगे, फेस प्लेनस, और इसको हमने स्वेबैक नाम है, ये हमने देख ही लिया था, तो स्वेबैक भी बोलते हैं और होलोबैक भी बोलते हैं। दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं। फ्लैट फिट में आपका जो फिट है वो फ्लैट हो जाता है, तो प्लेन हो जाएगा, इसी से ये प्लेनस नाम बना है। और वेलगम, नॉक नीज, आपके जो नीज हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि आपको गम लग गया। गम लग गया इसका मतलब आपकी जो नीज हैं वो लॉक हो चुकी हैं, नॉक हो चुकी हैं। और
वेयर हम बोलते हैं वो लेग्स। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शुड बी डैश पर वीक एट विगरस इंटेंसिटी इन अडल्ट अबोव 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 की जो ईयर्स है उससे बड़े जो हमारे एडल्ट होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है, पर वीक कितनी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, की होती है 75 मिनट्स पर वीक। उनको 75 मिनट्स तो क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। 65 ईयर्स की जो एज क्रॉस कर चुके हैं उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है रेट एट विच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज नोन एज। उस रेट को क्या बोलते हैं, इस रेट पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी का मतलब है आपने 5 मिनट काम किया, बहुत कम रेस्ट, मान लिया 10 सेकंड रेस्ट किया, उसके बाद में वापस 10 मिनट काम किया, कम रेस्ट। इसका मतलब है आपने रेस्ट कम किया है, काम ज़्यादा किया है। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी, इस काम को आप फिजिकल एक्सरसाइज भी बोल सकते हो, उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। आप लगातार काम करते चले जाते हो और थोड़ा सा काम आपका टफ है, इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी हाई है। नेक्स्ट आपके सामने 2 लिस्ट और दे रखी हैं, हॉर्स राइडिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फुट और स्विमिंग। ये कौन से ऑप्शन में हो सकता है? तो हॉर्स राइडिंग का हमने देखा था, हॉर्स राइडिंग आपके नॉक नीज में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्कीपिंग, तो स्कीपिंग आपका करेगा फ्लैट फिट में हेल्प। नेक्स्ट वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फुट, ये आपका बो लेग्स के अंदर हेल्प करेगा और स्विमिंग आपका करेगा स्कोलियोसिस में। तो इसके अंदर हॉर्स राइडिंग में टू इन दोनों में आ रखा है। इसके बाद में स्कीपिंग रोप जो होती है उसके अंदर 4, 2 के बाद में 4, ये डी के अंदर आएगा आपका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। हॉर्स राइडिंग में हमने देखा था आपके जो नॉक नीज हैं वो रहते हैं, तो जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो, घोड़े पे बैठते हो, आपकी जो नीज आपस में नॉक हो रखे हैं उनके बीच में धीरे धीरे गैप होता चला जाएगा। स्कीपिंग में हमने बात करी थी, आप टोज पर जब जंप करते हो तब आपके जो फ्लैट फिट की प्रॉब्लम है वो दूर होती चली जाती है। वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फुट, आपके बो लेग्स हैं, इस तरीके से आपके पाँव हैं, आप इनर एज पे चलोगे तो वो धीरे धीरे आपके पाँव सीधे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और स्विमिंग आपको हेल्प करता है स्कोलियोसिस के अंदर। स्कोलियोसिस हमने देखा था, और शोल्डर थोड़ा सा इस साइड डेविएट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ। स्विमिंग में जब आप ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाते हो, मतलब छाती से जब स्विमिंग करते हो, दोनों हाथों का यूज भी करते हो, उससे आपको हेल्प मिलती है। अगर एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आए तो आप स्कोलियोसिस और स्विमिंग को रखना। नेक्स्ट आपके सामने एक और लिस्ट दे रखी है, नॉकनी। नॉकनी को जेनु वेलगम बोलते हैं, ये तो हमने देख भी लिया था। इसके बाद में काइफोसिस, लॉर्डोसिस और बोलेक्स। तो इसके अंदर हमारा कौन सा जो लिस्ट के सामने है वो सही होना चाहिए? नॉकनीज या फिर जेनु वेलगम है, वो क्या होता है? नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन, ये नॉक नीज में यही हमें देखने को मिलता है। ये हो गया। इसके बाद में काइफोसिस में क्या होता है? इंक्रीज एक्सेजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, ये हमारा सही है। नेक्स्ट लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है? वाइड गैप नीज, ये नहीं होगा। इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। और पोलेक्स के अंदर हम देखते हैं वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग फिट टुगेदर। तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4 और 2, इन सभी को हमने समझा है, तो दोबारा इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं। इस तरीके से हमने चैप्टर सेकंड के क्लास 12th का आपका है कि लगभग जो भी हमारे टॉपिक्स बनते हैं उनके सभी के एमसीक्यूज को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ था तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए थोड़े से ईजी लग रहे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ था तो हमने थोड़े से कंसेप्ट भी समझे हैं और इस चैप्टर के हमने एमसीक्यूज भी देखे हैं। बाकी इस चैप्टर की डिटेल और एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।